नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है मैनेजमेंट। देखिए, पिछली क्लास में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और उसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में समझा था। साथ में कुछ अपने उसकी विशेषताएं भी देखे थे। आज हम प्रबंध के उद्देश्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, पहली बात, उद्देश्य। उद्देश्य किसका मतलब होता है कि किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके जो परिणाम होंगे, जो आपने उस काम को करने के पीछे जो अपेक्षाएं हैं आपके, उन अपेक्षाओं को ही उद्देश्य कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो किसी न किसी कार्य को लेकर करता है। मतलब किसी न किसी एक परिणाम के उद्देश्य से करता है। मतलब एक लक्ष्य या एक ऐसा बिंदु तय करता है जहां उसे पहुंचकर वो काम करना होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किस प्रकार से आवश्यक है, या प्रबंध क्यों करना होता है, प्रबंध की क्या आवश्यकता रहती है, प्रबंध के क्या कार्य रहते हैं, प्रबंध किस तरह से अपने काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के माध्यम से समझना है। तो हम सबसे पहले उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपको लिखा, उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। प्रबंध को इन सभी उद्देश्यों को ढंग एवं दक्षता से पाना होता है। देखिए, हमारी संस्था के कुछ अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने में आपके प्रबंध का बहुत बड़ा रोल होता है। उन उद्देश्यों को पूरा करना, एक अच्छे ढंग से और दक्षता पूर्वक पूरा करना, यही हमारे प्रबंध का एक उद्देश्य रहता है। हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रबंध के उद्देश्यों को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं जिसको। देखिए, संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर हम ये कहते हैं कि प्रबंध संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। प्रबंध जो संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, वो अलग अलग क्षेत्रों में उद्देश्यों को प्राप्त करना और उनमें हित रखने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए संगठन के उद्देश्यों में या संगठन को अधिक से अधिक लाभों की प्राप्ति में वह कार्य करता है। हम इन शॉर्ट इसका मीन्स ये कह सकते हैं कि संगठन में आपके जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसका बड़ा अहम रोल रहता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके प्रबंध द्वारा जो संस्था के संबंधित जो पक्षकार हैं, उन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करना, यही आपके प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। आपने संगठनात्मक उद्देश्यों को अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला लिखा, अपने आप को जीवित रखना। किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। प्रबंध को संगठन में बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन अर्जित करना होगा जिससे कि लागतें पूर्ण हो जाए। देखिए, एक बिजनेस उस समय जीवित रहता है जब वो अपनी सारी आवश्यकताएं समय पे पूरी करे। जो सामान्य आवश्यकता है उनको पूरा करना है, उन्हें धन कमाना है, एक सफिशिएंट पैसा कमाना होगा जिससे जो कॉस्ट लग रही है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा आप अपने बिजनेस से प्राप्त कर सको। क्योंकि जब तक आपने पैसा जितना लगाया है या जितना लग रहा है वो पैसा आपके बिजनेस से नहीं मिलेगा, तब तक आपका बिजनेस आगे रन नहीं कर सकता। नेक्स्ट होता है लाभ अर्जित करना। देखिए, प्रबंध का एक ये भी बड़ा उद्देश्य है कि आपके व्यवसाय को लाभ अर्जित करके दे। व्यवसाय उस समय जीवित रहता है, व्यवसाय उस समय आगे रन करेगा जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा। क्योंकि जब संगठन को निरंतर लाभ होंगे तभी आपका बिजनेस एक सही संचालन के रूप में चल सकता है, सही ढंग से आगे काम कर सकता है। क्योंकि कहने का मतलब, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया है, उस पौधे को आपको बड़ा करना है तो समय पे उसे सींचना होगा, आपको समय पे उस पर खाद भी डालना होगा, आपको समय पे उसकी केयर करनी होगी, सही ढंग से उसकी गुड़ाई निराई सब करना होगा, तब जाके वो पौधा एक पेड़ का रूप लेता है। ठीक इसी प्रकार से आपके बिजनेस को भी आपको अपनी मेहनत और लगन से सींचना होता है। और जिस पौधे को आपने लगाया है वो यदि आपको फल दे रहा है
वो आपको अच्छी छाया दे रहा है, तब आपका उसको लगाना भी सार्थक है। लेकिन यदि आपने कुछ ऐसा पौधा बो दिया है जो आगे जाके आपका कोई उपयोग में नहीं आ रहा है, मीन्स न तो उसकी हवा है, न छाया है, न फल है, तो ऐसा पौधा आपके लिए किस कार्य काम का। ठीक इसी प्रकार से आपने बिजनेस को लगाया है, बिजनेस यदि आपको कुछ कमा कर नहीं दे रहा है तो वो बिजनेस आपके क्या काम का। तो इसके लिए आपको बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट करना होगा, सही ढंग से उसे रन करना होगा, उसमें सही समय पर सींचना होगा आपकी मेहनत और लगन से। और ये मेहनत और लगन आपके प्रबंधक द्वारा लगाई जाती है, आपका प्रबंधक लगाता है, और उसी प्रबंध के माध्यम से हमें एक लाभ अर्जित होता है, और वही लाभ आपके उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे कारगर साबित होता है। नेक्स्ट आगे लिखा आपको नंबर 3 की बात करते हैं। तो बढ़ोतरी करना, टू राइज मीन्स आपके बिजनेस को बढ़ाना होता है। देखिए, बिजनेस कोई कम समय के लिए नहीं लगाया जाता, एक लंबे समय के लिए लगाना होता है। बिजनेस एक लॉन्ग टर्म वर्किंग है, जिसके अंदर आपको अपने बिजनेस को, मान लीजिए आज आपने एक लेवल पे स्टेबल किया है, आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाओ, लंबा लेके चलो। लंबा लेके चलने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस लगाया था, आप उस बिजनेस को बढ़ाना होगा, उसका स्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, नए वर्कर लाने होंगे। हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ में चलना होगा आपको, और आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस को एक वाइड लेवल पे बढ़ाना होगा ताकि आप अपने कंपटीशन में टिक सको। नेक्स्ट उद्देश्य आता है सामाजिक उद्देश्य। देखिए, जिस तरह से एक बिजनेस का मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक उसी प्रकार से हम कहते हैं कि एक बिजनेस का मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना होता है। कोई भी व्यवसाय बिजनेस जो करता है, उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि मैं लाभ कमाऊं। पहला उद्देश्य लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय किया जाता है, उसके बाद बाकी की सारी बातें हैं। तो व्यक्ति जब लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, तो लाभ आखिर वो समाज से प्राप्त करता है। जिस समाज में वो रह रहा है, उसी के प्रति भी उसकी कुछ दायित्व होते हैं, उसके प्रति भी उसके कुछ उद्देश्य वो निर्धारित करके कार्य करता है। जिस प्रकार से उसको लाभ हो रहा है, ठीक वही बात वो अपने समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है, और समाज को भी कुछ ऐसे लाभ हो, ऐसे कार्य भी वो करता है। प्रबंध का एक सामाजिक उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना ही होता है। आप इस लाइन को अंडरलाइन करते हुए सही ढंग से समझोगे कि प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य ही समाज को लाभ का पहुंचाना है। संगठन चाहे व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, उसे समाज का अंग होने के कारण सामाजिक दायित्व को पूरा करना आवश्यक होता है। अभी हमने 2 मिनट पहले इसी टॉपिक पे बात की थी कि आपका बिजनेस, आपकी संस्था एक समाज का अंग होता है। हम समाज में रहते हुए ही कार्य करते हैं। तो हमने जो समाज में रहते हुए काम किया है, हम समाज के एक अंग है, और हम समाज के प्रति एक उत्तरदायी है कि हमने उसका उपयोग किया है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध का उद्देश्य समाज के विभिन्न अंगों को अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना होता है। मीन्स आपके जो समाज के विभिन्न अलग अलग मूल्य है, अलग अलग अंग है, उनको आपको उनके अनुकूल एक आर्थिक मूल्यों की रचना करनी है। जैसे आपको पर्यावरण अनुकूल करना होगा, मतलब अनावश्यक रूप से आपको प्रदूषित नहीं करना है। आपको रोजगार के साधन अवसर उपलब्ध कराने होंगे और रोजगार को सुरक्षित करने होंगे। मतलब जो व्यक्ति आपके पास रोजगार प्राप्त करके कार्य कर रहा है, उसे एक सुरक्षित रोजगार देना होगा, लंबे समय तक अपने साथ में काम करवाना होगा। कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी। आपके पास जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की, चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। शिशु गृह, देखिए शिशु गृह क्या होता है। शिशु गृह का मतलब होता है कि आपके पास जो वर्कर आ रहे हैं, देखिए हमारे भारत में, हमारे भारत का कहीं पर भी लेबर है वो 2 प्रकार की है। मतलब जो वर्कर है वो 2 प्रकार की है, वो चाहे मेल एंड फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। जो फीमेल वर्कर है, जो आपका फीमेल एम्प्लॉय है, उनके यदि छोटे बच्चे हैं, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा होना स्वाभाविक सी बात है, कोई छोटा बच्चा है तो उसकी लालन पालन के लिए आपके ऐसे वर्क प्लेस पे, आपकी संस्था में ऐसा एक शिशु गृह होना चाहिए जहां बच्चे खेलें। क्योंकि जब उस बच्चे की माँ आपके पास काम कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा घर तो रह नहीं सकता, क्योंकि उसको अभी तक समझ नहीं है, छोटा बच्चा है।
उसकी परवरिश के लिए माँ को समय देना पड़ता है, और यदि ऐसी स्थिति है कि वो पूरा समय उस बच्चे को नहीं दे रहे हैं, उनको काम करना आवश्यक है, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे की परवरिश के लिए आपको यहाँ पे शिशु गृह बनाने होंगे। अगला आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। संगठन में ऐसे विभिन्न लोग मिलकर बनते हैं जिनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, आपके संगठन अलग अलग लोग व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। वो सारे व्यक्ति पर्सनली अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनके एम सब अलग अलग होते हैं। ये सभी लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन का अंग बनते हैं। ये जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो सारे ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। ये वेतन एवं आर्थिक लाभ, साथियों तथा मान्यता, व्यक्तिगत बढ़ोतरी, विकास जैसे उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग होती है। देखिए, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, उसका परम उद्देश्य आर्थिक लाभ होगा। वो अपने आप को उच्च स्तर पर बढ़ाने, लेकर जाने की कोशिश करेगा। वो अपना विकास चाहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहता है। इस प्रकार से आपको उसके लिए वो सारी एक सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जिससे उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये थे आपके प्रबंध के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं अपन प्रबंध के महत्व को लेकर, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला पॉइंट आता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल्स। देखिए, आपकी संस्था ने जो गोल डिसाइड किए हैं, जो आपने जो एम डिसाइड किया है, उस एम को डिसाइड करने में आपके प्रबंध का बहुत बड़ा रोल रहता है। कारण यह है कि जो आपने संगठन को निर्धारित, संगठन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको सामूहिक रूप से प्राप्त करने के व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं। देखिए, एक संस्था के जो लक्ष्य हैं वो सामूहिक रूप से हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग व्यक्ति मेहनत करता है। उन व्यक्तियों को इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि वो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी की पूरी जो एफिशिएंसी है वो लगा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षमता वृद्धि में सहायक। देखिए, प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं को श्रेष्ठ नियोजन, संगठन निर्देशन, नियुक्ति और नियंत्रण के द्वारा लागत को कम करके उत्पादकता बढ़ाना होता है। एक प्रबंधक का यही मेन पर्पज रहता है कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देना कम से कम कॉस्ट में। अब कम से कम कॉस्ट में जब आपको अच्छा रिजल्ट देना है, तो वहां पे आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती है, कर्मचारियों के कार्य क्षमता में वृद्धि करनी पड़ती है। क्योंकि जहां आपके 10 लेबर लग रहे हैं, वहां यदि आप वो काम 4 लेबर से करवा लेते हो, तो वही आपकी एफिशिएंसी है, वही आपकी कैपेसिटी है उस काम को करवाने के लिए। गतिशील संगठन का निर्माण करना। देखिए, जनरली हम ये देखते हैं कि संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। जो भी संगठन में काम करने वाले लोग हैं, वो जनरली चेंजेस नहीं चाहते हैं। जो जैसा चल रहा है वैसा ही वो पसंद करेंगे। लेकिन यदि आपका चेंजेस नहीं आते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको एक संस्था को लंबे समय तक चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रबंधक उन लोगों की भावनाओं, उन लोगों की थ्योरी को बदल कर नए और नवाचार को लाने की कोशिश कर सकता है। प्रबंधक उन व्यक्तियों के बीच ऐसी कैपेसिटी बिल्डअप कर सकता है कि वो नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकें। व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। देखिए, एक पर्टिकुलर पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने में ये हेल्प करता है। ये मोटिवेशन और लीडरशिप के बेस पर, जो मैनेजमेंट है वो अपने मोटिवेशन और लीडरशिप के बेस पर आपके पास में जितने भी लोग हैं उनके बीच एक टीम भावना को पैदा कर सकता है, और उन्हें आपसी सहयोग के साथ उनका डेवलपमेंट करते हुए संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज के विकास में सहायक है। देखिए, प्रबंध कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर समाज में एक अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, नई तकनीक को अपनाते हैं, बुद्धि एवं विकास के रास्ते पर चलने में सहायक होता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट आपके सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। कटु स्पर्धा का सामना करने में सहायक। देखिए, आज के समय में प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो गया है। कहने का मतलब है कि आज कंपटीशन इतना हो गया है कि आप आज देखोगे मार्केट के अंदर एक ही सामान को बेचने वाली 10 दुकानें नजर आ जाएगी आपको।
बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में टिके रहने के लिए आपको कुछ नया करना होता है। और इस कंपटीशन में केवल आंतरिक उपक्रम ही नहीं बल्कि बाह्य उपक्रम भी पैदा हुई है। देखिए आज के इस मार्केट के अंदर न केवल इंटरनल फर्म्स हैं, आज एक्सटर्नल फर्म भी है। कई ऐसी फॉरेन कंपनियां भी ऐसी है जो आपके भारत में आके काम कर रही हैं। आज आप देख पा रहे हो कई ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है जिसमें मार्केट की स्थिति को बहुत डाउन कर दिया है। तो इन सब के लिए आपको टिका रहना है, उन सबके सामने आपको टिका रहना है, उसके लिए आपका अपना मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन का सामना करने के लिए आपको अपनी क्वालिटी को बेस्ट करना होगा, आपको अपना जो गुड्स है उसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी में देना होगा, आपको अपनी प्राइस लो करनी होगी, दूसरों की कंपेयर में कम करनी होगी, तभी जाके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसा एक मैनेजमेंट ही कर सकता है। मैनेजमेंट यदि ऐसा सोचे तभी संभव है, क्योंकि जो भी कॉस्ट रिड्यूस करनी है या फिर आपके गुड्स की क्वालिटी बेटर करनी है तो वो सब मैनेजमेंट के हाथ में होता है। वो यदि सही ढंग से दिमाग चलाए तो पॉसिबल हो सकता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश की समृद्धि में के लिए आवश्यक है। जब प्रबंध न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाता है तो उत्पादन साधनों का अधिकतम उपयोग होगा। देखिए मैनेजमेंट के बेस पे एक अच्छा मैनेजमेंट आपके पास कम से कम कॉस्ट में एक मैक्सिमम प्रोडक्शन तैयार करने की क्षमता रखता है। जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे और कॉस्ट कम आएगी, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास जो भी आपके सोर्सेज है वो सोर्सेज बहुत अच्छे ढंग से यूज होंगे। आपके लेबर प्रॉब्लम होगी, जो लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आपके सोसाइटी के जो अलग अलग अंग है, अलग अलग भाग हैं, उन सबके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व समुचित रूप से आप उसे निर्वहन करोगे। आप राष्ट्र की समृद्धि को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। यही आपके प्रबंध के महत्व है। उम्मीद करता हूँ आपको उद्देश्य और महत्व दोनों ही समझ में आए होंगे। वही बात जो मैं हर बार और हमेशा कहता आया हूँ, यदि कोई समस्या है आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। हम पूरी कोशिश करेंगे समस्या का समाधान करने के लिए। आप पढ़ते रहिए, पढ़ना है आपको। जब तक आप खुद नहीं देखोगे समझ में कम आने के चांसेस हैं। आपको इसको पढ़ना होगा, करना होगा, तब जाके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।